हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। हमें यहाँ पर दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट, तो यहाँ पर हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 और हमें बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं यानी कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, इन 5 रेशियोज को हमें कैलकुलेट यहां पर करना है। राइट, तो यहां पर देखो सबसे पहली चीज हमें दे रखी है सेक थीटा के वैल्यू 13/12। राइट, तो यहां पर अगर इस एंगल को, एंगल ए को मैं थीटा अज्यूम कर लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जिस एंगल की आप बात कर रहे होते हो यानी कि थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि बीसी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। और 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि एसी, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, है ना। और बचा हुआ जो साइड है वो क्या होगा, बेस होगा। राइट, अब देखो, अब हमें वैल्यू गिवन है सेक थीटा की 13/12। सेक थीटा क्या होता है, आपको याद होगा वो फॉर्मूला, पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। राइट, तो सेक क्या होता है, बेसिकली सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय बेस, ये हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू। राइट, तो यहां पर हमें सेक थीटा गिवन है यानी कि हमें दिया हुआ है सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 13/12। सेक होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, है ना। तो यहां पर देखो हाइपोटेन्यूस कौन सा साइड है, एसी है, और बेस है हमारे पास AB। तो हमें रेशियो दे रखा है AC और AB का, है ना। अब देखो ये जो 13 और 12 है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये रेशियोज गिवन है, वैल्यूज गिवन नहीं है ना। जब आपको वैल्यूज चाहिए होती हैं तब आप क्या करते हो, अगर मुझे इन साइड्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। उस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं k कह रहा हूं तो ये जो वैल्यू न्यूमरेटर पे 13k आ गई है, ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ हो गई अब की बार, और ये जो डिनोमिनेटर में 12k आ गया है, ये बेस की लेंथ हो गई अब की बार, है ना। अब देखो इस पे मैंने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है यहाँ पर चीजें आपको नहीं समझ आए। तो यहाँ पर क्या करता हूं, मैं कॉर्नर में एक लिंक दे देता हूं। राइट, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर k को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बाय बेस की वैल्यू अब हमें मिल गई 13k और 12k, है ना। हाइपोटेन्यूस कौन सा साइड है हमारा, हाइपोटेन्यूस AC है, ये हमारा हो जाएगा 13k और बेस 12k हो जाएगा। बेस क्या है हमारा, AB है ना, ये हो जाएगा 12k। अब आप देखो क्योंकि ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा, यानी कि h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो किन किन चीजों की वैल्यू हमें पता है, हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल टू 13k, और हमें बेस की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल टू 12k। राइट, तो यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूस की जगह पर और बेस की जगह पर इन वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि 13k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर को हम p ही रहने देते हैं, प्लस बेस हमें पता है ये 12k है, तो यहाँ पर 12k का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, है ना। अब 144 k स्क्वायर को मैं LHS पर भेज रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर देखिए 9 माइनस 4 इज 5 एंड 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, है ना। तो 25k स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं, तो यहां पर अंडर रूट ले लेते हैं, यहां पर भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहां पर ये बेसिकली LHS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k और RHS में हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब देखो यहां पर प्लस और माइनस दोनों चीजें होंगी, बट क्योंकि हम यहां पर किसी एक साइड के लेंथ की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वाले को हमने यानी कि नेगेटिव 5k को हमने डिस्कार्ड कर दिया। राइट, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k ले लेंगे, तो यहाँ पर BC की लेंथ हमें कितनी मिल गई, ये हो गया 5k। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू तो पता है, बाकी के जो 5 रेशियोज है उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सबसे पहले लिख देता हूँ। हमारे पास होता है साइन थीटा
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बीसी, और हाइपोटेन्यूज है एसी। ये हो जाएगा बीसी बाय एसी। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारे पास कितना है? ए बी है, और हाइपोटेन्यूज फिर से ए सी है, राइट। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? बी सी है हमारा परपेंडिकुलर, और बेस है ए बी। इसके बाद क्या आता है? कोसेक थीटा आता है ना। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? ए सी है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? बी सी है, राइट। सेक की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पर। सेक थीटा हमें 13/12 ऑलरेडी दे रखा है, तो वो हमें कैलकुलेट नहीं करना। बच क्या गया वैसे? कॉट थीटा बच गया है। कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल, यानी कि टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस हमारे पास क्या है? बेस है ए बी, और परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, राइट। तो इन 5 रेशियोज की हमें वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। बीसी की लेंथ कितनी है? बीसी की लेंथ है हमारे पास 5K, है ना, और एसी की लेंथ कितनी है? 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/13। अब मैं कॉस की बात करता हूं। कॉस होगा ए बी बाई ए सी। ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी है हमारे पास 12K, डिवाइडेड बाई ए सी की लेंथ कितनी है? ए सी है 13K, है ना। तो यहां पर फिर से K और K कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस थीटा की? 12/13। अगर मैं टैन की बात करता हूं, टैन क्या होगा? BC बाई ए बी। BC की लेंथ कितनी है? BC की लेंथ है 5K, है ना, और AB की लेंथ कितनी है? 12K। यहां पर फिर से K और K कैंसिल हो जाएंगे। टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब मैं अगर कोसेक थीटा की बात करता हूं, देखो कोसेक क्या है? AC बाई BC। AC की लेंथ कितनी है हमारे पास? AC की लेंथ हमारे पास है 13K, है ना, और BC की लेंथ कितनी है? BC की लेंथ है 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। और फाइनली अगर मैं कॉट की बात करता हूं, कॉट होगा ए बी बाई बी सी। ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास? ए बी की लेंथ है 12K, ये हो जाएगा 12K डिवाइडेड बाई बी सी की लेंथ। बी सी की लेंथ है 5K, है ना। तो यहां पर फिर से K से K कैंसिल, और वैल्यू कितनी आ गई कॉट थीटा की? 12/5। तो यहां पर होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ये जो 5 रेशियोज हमने कैलकुलेट किए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, और सेक थीटा हमें क्वेश्चन में ओरिजिनली दे रखा था उसने। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 थी, राइट। तो यहां पर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। ये कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, राइट। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यहां पर 2 एंगल्स की बात हो रही है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों एंगल एक्यूट हैं। एक्यूट एंगल्स आपको याद होगा, एक्यूट एंगल्स वैसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं बट 0 डिग्री से बड़े होते हैं, है ना। तो ये एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 से 90 के बीच लाई करेगी। और इसके अलावा हमें दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, तो ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है यहाँ पर ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड है एंगल सी पर, है ना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बेसिकली कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर दे रखी है। तो देखो हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, फिर उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें बराबर दे रखी हैं। तो अगर मैं एंगल ए के टर्म्स में कॉस निकालना चाहता हूं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन मुझे लेनी पड़ेंगी। अगर मैं एंगल ए के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि बी सी, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि वर्टेक्स सी के ऑपोजिट वाला साइड ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ए सी फाइनली हमारा हो जाएगा बेस, है ना। अब देखो कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। वो फॉर्मूला आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो यहाँ पर बेस क्या है? ए सी है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ए बी है। तो अगर मैं कॉस ए लिखना चाहता हूं, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? बेस यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी, है ना। अब ये हो गई कॉस ए की बात। अब उसी तरह से अगर हम कॉस बी निकालना चाहते हैं, तो हमें एंगल बी के टर्म्स में कॉस निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अब की बार एंगल ए की हम बात नहीं करेंगे, अब की बार हम बात करेंगे एंगल बी की, और उसके हिसाब से
कुछ चीजें बदल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं एंगल बी के टर्म्स में बात करता हूं तो आपको पता होगा कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब की बार AC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो अभी भी हाइपोटेनस रहेगा, यानी कि AB अभी भी हमारा हाइपोटेनस रहेगा। तो बचा हुआ साइड यानी कि BC ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना। अब यहां पर अगर मैं आपसे cos B पूछता हूं तो cos क्या होगा, अब की बार cos होगा फिर से बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन बेस अब की बार बदल चुका है। बेस क्या है, BC है और हाइपोटेनस क्या है, AB है। तो cos B की वैल्यू हो जाएगी BC यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि AB, है ना। अब देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू। अब देखो हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, cos A जो है वो cos B के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं cos A इज इक्वल टू cos B, ये चीज हमें गिवन है। cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू यहां पर आई है ना AC बाई AB, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर AC बाई AB एंड दैट इज इक्वल टू cos B की वैल्यू, cos B की वैल्यू कितनी है, BC बाई AB, यहां पर मैं लिख रहा हूं BC बाय AB, है ना। अब देखो AB जो है यहां पर भी है, यहां पर भी है डिनोमिनेटर में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये AB और ये AB कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फाइनली वैल्यू क्या आई हमारे पास, वैल्यू आ गई है AC इज इक्वल टू BC। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आया है AC इज इक्वल टू BC, अब इसका हम यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब उसे हम समझते हैं, आइए कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिंपली AC इज इक्वल टू BC यहां पर क्लियरली लिख देता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने लिख दिया AC इज इक्वल टू BC। अब AC कौन सा साइड है, AC ये वाला साइड है और BC ये वाला साइड है। इन दो साइड्स की लेंथ हमें इक्वल पता चल गई है ना। तो यहां पर इस साइड की जितनी भी लेंथ होगी AC की, उतनी ही एग्जैक्ट लेंथ किसकी होगी, BC की होगी। ये चीज हमने अभी अभी प्रूव की। अब देखो यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये जो ट्राइंगल यहां पर फॉर्म हुआ है ना, आपको नहीं लगता ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। अब देखो कैसे, इसे अगर मैं रोटेट कर दूं तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ABC और यहां पर हमें वैल्यूज किसके किसकी बराबर दे रखी हैं, हमें AC और BC की वैल्यूज बराबर दे रखी हैं। अब क्योंकि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो साइड्स आपस में बराबर होते हैं उनके ऑपोजिट के एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए अगर मैं साइड AC की बात करता हूं तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B है हमारे पास, है ना। तो ये वाला एंगल। और अगर मैं साइड BC की बात करता हूं तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A, है ना। तो यहां पर क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो यहां पर एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर होते हैं, है ना। तो तीनों साइड्स क्योंकि बराबर है यहाँ पर, तो तीनों साइड्स के ऑपोजिट का एंगल भी बराबर होगा। तो अगर मैं इस साइड की बात करता हूं तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस साइड के ऑपोजिट के एंगल यानी कि इस एंगल के, और वो भी आपस में बराबर होगा इस साइड के ऑपोजिट एंगल यानी कि इस एंगल के। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको पता होगा कि तीनों एंगल्स बराबर होते हैं क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं। उसी तरह से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी साइड्स बराबर होती हैं उनके ऑपोजिट के एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां पर हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब अगर आपको कोई और डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।